सीट अगर है तो वहां से तुम लोग, मतलब अभी यहाँ पे अगर टेलीग्राम पे कोई भेजो मुझे, मुझे क्या ग्रुप में भेजो ना, मैं वहीं से देख लेता हूँ। नहीं तो देखता हूँ मैं, है क्या मेरे पास। एक मिनट रुको, तब मैं देखता हूँ कोई भेज रहा है क्या, कि मैं देखूँ इससे। वो बोलते काहे नहीं हो, कुछ एकदम शांत हो जाते हो एकदम। कोई एक मिनट, बुकलेट फिजिक्स। हाँ, अगला टॉपिक हम लोग का है क्रॉस प्रोडक्ट ना। क्रॉस प्रोडक्ट तो खैर मैंने आगे कुछ कुछ क्रॉस प्रोडक्ट को समझा दिया था ना उस दिन। आज मैं कुछ कुछ बस उसे पॉइंट करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बस और कुछ नहीं, बाद बाकी रुक जाएगा। जैसे वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना कि I.I, J.J, उसी तरह इसमें क्या होता है कि अगर मैं लिखता हूँ ना कि A क्रॉस A, तो अगर मैं A का A के साथ ही क्रॉस ले रहा हूँ, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, मॉड A साइन 0 × एन कैप पता ही कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल तो 0 डिग्री होता है ना। 0 डिग्री का मतलब साइन 0 कितना होता है, 0। तो 0 मतलब कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यानी अगर मैं ए का ए के साथ ही क्रॉस लूँ, उसका मतलब अगर मैं ए का ए के साथ ही क्रॉस लूंगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। अच्छा, तुम लोगों ने इसलिए साइन साइन सॉरी फाइल सेंड नहीं की थी, वो 343 MB का, इसलिए। अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं अभी होमवर्क लिखवा दूंगा, चलो ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि अगर आई का आई के साथ क्रॉस लूँ, जे का जे के साथ क्रॉस लूँ, के का के के साथ क्रॉस लूँ तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आई का जे के साथ क्रॉस लूँ, वही होगा जे का के साथ क्रॉस लूंगा, वही। सॉरी, अरे गलती, यहाँ पे इसमें ऐसा नहीं होता कुछ। अगर मैं आई का जे के साथ क्रॉस लूँ तो वो के वेक्टर होगा, ये ध्यान रखना। आई का जे के साथ क्रॉस लूंगा तो के मिलेगा, जे का के साथ लूंगा तो आई मिलेगा, और के का आई के साथ लूंगा तो जे मिलेगा। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखना, मैंने उस दिन भी बताया था ना कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। उस दिन देखो यहाँ पे ये बताया था ना कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी वो -B क्रॉस ए के बराबर होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि तुम पहले किसे लिख रहे हो और बाद में किसे लिख रहे हो। जैसे अगर मैं इसी को देखता हूँ, सॉरी, अगर मैं इसी को देखूं और मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं जे आई के पहले मैं जे को ले लेता हूँ, ठीक है। आई के पहले अगर मैं इसमें जे को ले लूं, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई होता है ना, वो माइनस के वेक्टर होता है, ध्यान रखना। आई क्रॉस जे के होगा तो के क्रॉस जे क्रॉस आई के माइनस के होता है। तो ये याद रखना, ये जिससे लिखा है वैसे ही याद होना चाहिए, ये नहीं कि आई जे जे के पीछे आगे कर सकते, नहीं। इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है कि तुम आई को आई आई जे के याद है ना, वो अल्फाबेट याद है ना, तो आई जे के लिख लो एक सर्कल, और फिर ऐसे करके बताओ, आई से जे में जाएंगे तो के मिलेगा, जे से के में जाएंगे तो आई मिलेगा, और के से आई में जाएंगे तो जे मिलेगा। तो ये जो एरो का जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में वैसे ही तुमको रखना है प्रायोरिटी। पहले आई क्रॉस जे लिखेंगे तो के मिलेगा, जे क्रॉस के लिखेंगे तो आई मिलेगा, और के क्रॉस आई लिखेंगे तो जे मिलेगा। ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये तरीका है याद करने का। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्या है कि उस समय वहां पे भी यूज आया था और यहाँ पे भी यूज आएगा।
समझ में आया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना सिखाए थे ना राइट हैंड थंब रूल से उस दिन, बस वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है। और दूसरी बात कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है ना, वो जिस जैसे मान लो इस लैब में जो अपना स्क्रीन है, तुम लोग का जो मोबाइल का स्क्रीन है, ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पे ही तो लाइक कर रहा है। तो जो ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आएगा, कि हमको पता है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर देता है, वो जो वेक्टर होगा ना, वो तुम्हारे मोबाइल से या तो बाहर निकलता हुआ होगा या भाई अंदर जाता हुआ होगा। तो तुम अपने मोबाइल को एक प्लेन मान लो, मैं अपने लैपटॉप को एक प्लेन मान लेता हूँ, तो अपने मोबाइल को एक प्लेन मान लो। तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा ना, वो तुम्हारे मोबाइल से या तो बाहर निकलता हुआ होगा या फिर अंदर जाता होगा। यानी कि जो प्लेन है, जिस प्लेन में दो वेक्टर लाइक कर रहे हैं, या तो ए क्रॉस मतलब ए क्रॉस बी हमेशा उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हाँ, अब परपेंडिकुलर दो तरीका से हो सकता है, या तो वो अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो। मेरा कंसर्न अभी ये नहीं है कि वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ, मेरा कंसर्न ये है कि वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ए और बी वेक्टर जिस प्लेन में लाइक कर रहे होंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। बस इतना चीज याद रखना। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ वैसे। A cross B is perpendicular to is perpendicular to the in which A and B lies। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा। अब अगर तुमसे कोई बोले कि A क्रॉस B डॉट B क्या होगा, या A क्रॉस B डॉट A क्या होगा, तो क्या होगा वैल्यू पता है? इसका वैल्यू पता है, ए क्रॉस बी डॉट बी, यानी पहले मैंने ए का बी के साथ क्रॉस लिया, तो ए का बी के साथ क्रॉस लेने पे एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का फिर बी के साथ डॉट लिया, इसका मतलब ये हुआ। तो तुम्हें वैल्यू बताना है इसका कि ए क्रॉस बी डॉट बी का वैल्यू क्या होगा। पता है? रुको मैं पूछता हूँ कुछ। उज्जवल, नहीं मैं वैष्णवी, AB square sin theta into cos theta। नहीं नहीं, दोनों का आंसर जीरो होगा। सोचो कैसे दोनों का आंसर जीरो होगा। अरे ए क्रॉस बी अगर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, तो मानो कि ए अभी ऊपर जो पॉइंट बताया ना, उसी का ये कॉन्सेप्ट है। ए इधर है और बी इस तरफ है, तो ए क्रॉस बी जो होगा ना, ए क्रॉस बी वो तुम्हारे सोचो कि तुम अपने मोबाइल से बाहर निकलता हुआ एक वेक्टर मानो, तो ए क्रॉस बी दरअसल वही वेक्टर है। अब सोचो जो तुम्हारे मोबाइल से वेक्टर है वो बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। अगर तुम्हारे मोबाइल पे स्क्रीन पे कोई वेक्टर है और एक ऐसा वेक्टर है जो तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो जो वेक्टर बात जो कर रहे हैं, जो परपेंडिकुलर है तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन के, वो बी वेक्टर के भी तो परपेंडिकुलर होगा ना। समझो, सिंपल बात ये समझो भाई, मैंने क्या किया, ये वाला चीज देखो, ये आई क्रॉस जे बराबर के, यहाँ समझना इस वाली चीज का, यहाँ देखो ये आई वेक्टर है, ये मान लो जे और ये के। तो आई और जे का ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन जो होता है ना, ये पूरा एक्स वाई प्लेन हुआ, ठीक है। इस पूरे प्लेन, तो आई क्रॉस जे मेरे पास के आया ना, इसका मतलब के वेक्टर जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन।
अब अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है ना, तो उस प्लेन में लाई करने, जिस प्लेन के परपेंडिकुलर वो वेक्टर है, उस प्लेन में लाई करने वाला कोई भी वेक्टर के वो परपेंडिकुलर ही होगा, ये ध्यान रखना। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा वेक्टर है जो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन में लाई करने वाला किसी भी वेक्टर के वो परपेंडिकुलर ही होगा, ये ध्यान रखना। तो अगर ए क्रॉस बी ए और बी के परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ये जो नया वेक्टर निकल के आया वो बी के परपेंडिकुलर होगा ना। और हमको पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो उसी तरह पहला का भी आंसर 0 आया और दूसरा का भी आंसर क्या आया, 0 आया। समझ में आया ये चीज? हाँ भैया। सबको समझ में आ गया? हाँ आर्यन? चलो बहुत अच्छा। अब बस एक चीज और, बस अंतिम चीज बता देता हूँ। ये मतलब दो चीज और है बताने के लिए। एक चीज ये ध्यान रखना कि ए और बी, जैसे ए क्रॉस बी ज्योमेट्रिकली क्या दिखाता है। अगर ए, मान लो कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये बी, इसका लेंथ, ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है, और ये थीटा एंगल है। तो बता सकते हो इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम? अगर साइड ए और बी है और बीच का एंगल थीटा है, तो सोचो थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं इसको। ये तो चलो मैं बताता हूँ। देखो, ये मेरे पास पैरेललोग्राम है और ये एंगल थीटा दे रखा है। दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाइट इंटू बेस। बेस। तो बेसिकली हाइट तो मेरा यही है ना, ये। अब तुम एक चीज बताओ, बेस को मैं ए मानता हूँ एक समय के लिए, ये अगर थीटा है तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका लेंथ क्या होगा, ये लेंथ बताओ। बी साइन थीटा। हाँ, तो मैं हाइट को क्या लिख सकता हूँ, बी साइन थीटा। तो यानी कि जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो कितना आ गया, हाइट मेरा है बी साइन थीटा और बेस कितना है ए, तो ए इंटू बी साइन थीटा। तुम लोग को नहीं लगता कि ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है? अगर इसको ए वेक्टर बोल दूं और इसको बी वेक्टर बोल दूं, तो तुमको नहीं लगता कि ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है? हाँ भैया। हाँ, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या दिखाता है, उस पैरेललोग्राम का एरिया बताता है। ए क्रॉस बी, अगर कोई वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या दिखाता है, उस एरिया को दिखाता है जिस एरिया का एडजेसेंट साइड ये वेक्टर होते हैं। ए और बी, जिस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड अगर ए और बी है ना, उस पैरेललोग्राम का एरिया दरअसल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बताता है। समझ में आया? यानी कि ए क्रॉस बी का, जो ए क्रॉस बी के मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, समझ में आ गया? हाँ भैया। चलो, ये हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और अंतिम पे आता हूं मैं, ये मॉड ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अब निकालना है हमको ए क्रॉस बी का वैल्यू। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालते कैसे, ये समझते हैं। मैं एक बता देता हूँ, उसका तुम लोग करना। जैसे मान लो क्वेश्चन ये दिया है कि हमको ए दे रखा है, ए वेक्टर दे दिया हमको, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और हमको दे दिया बी वेक्टर। ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा टफ होता है, मतलब टफ नहीं होता। शुरू में लगेगा तुम लोगों को कि ये क्या बोल रहे हैं भैया, लेकिन फिर धीरे 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 आते आते मैं इसको ऐसे करके भी दिखाऊंगा अभी कैसे करेंगे। चलो, अब मुझसे पूछता है फाइंड ए क्रॉस बी। फाइंड ए क्रॉस बी, देखो कैसे करूंगा मैं। जैसे डॉट किया ना सिंपल, वैसे ही मैं यहाँ भी करूंगा। बस यहाँ पे है क्या कि मुझे पता है ना कि डॉट के केस में आई का आई के साथ डॉट 1 होता है, लेकिन आई का किसी और के साथ डॉट 0 होता है। लेकिन यहाँ पे अलग होता है, आई का आई के साथ क्रॉस 0 होता है, लेकिन आई का जे के साथ के होता है, आई का के साथ माइनस जे होता है। तो ये सब चीज ध्यान रखना। अब मैं निकालने चला हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट। तुम लोग निकालो, तब तक कोशिश करो निकालने का, फिर मैं बताता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, मेरा फिर से नींव हो गया इसमें।
हाँ चलो देखते हैं। तो ए क्रॉस बी मतलब क्या हुआ, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप का क्रॉस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, पहला पहले आई का आई के साथ लो। तो हमको पता है आई क्रॉस आई 0 होता है, तो मैं आई क्रॉस आई नहीं लूंगा। आई का जे के साथ लो। अब चूंकि इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो यहाँ भी कोफिशिएंट 1। लेकिन आई का जे के साथ क्रॉस के होता है, तो आई क्रॉस जे का अगर मैं इसका इसके साथ लेता हूँ, आई का जे के साथ लेता हूँ, दिस विल इक्वल टू के। फिर अगर मैं आई का के कैप के साथ लेता हूँ, तो हमको पता है ना कि के क्रॉस आई जे होता है, तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, तो -3 जे कैप। ठीक है, उसके बाद उसके बाद मैं फिर जे कैप का आई कैप के साथ लेता हूँ। ठीक है, तो जे क्रॉस आई माइनस के होता है, क्योंकि आई क्रॉस जे के होता है, तो -2 के कैप। फिर अगर मैं जे का जे के साथ ही लूं, तो ये तो 0 होगा, क्योंकि पता है कि एक का एक के साथ, जे का जे के साथ क्रॉस 0 होता है। फिर मैं अगर जे का के साथ लूं, तो हमको पता है ना जे क्रॉस के क्या होता है, आई, तो 3 × 2 = 6, 6 आई कैप। अगर मैं के का आई के साथ लेता हूँ, तो के क्रॉस आई क्या होता है, जे, तो +2 जे कैप। के का जे के साथ लेता हूँ, तो के क्रॉस जे क्या होता है, -आई, -आई कैप। और के साथ लेता हूँ तो 0। अब इसको कर लो कि के का के साथ ले लो, तो के और -2 के, तो आई का लेता हूँ -आई कैप प्लस 6 आई कैप मतलब 5 आई कैप, -3 जे कैप प्लस 2 जे कैप -जे कैप और -के कैप। तो आंसर हमको क्या आ गया, 5 आई कैप -जे कैप -के कैप। ठीक है, 1 मिनट रुको आप। हाँ ठीक है, ये समझ में आया, कैसे आया? हाँ हाँ भैया। भैया। आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है क्या इसमें, हम लोगों ने कुछ, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया। मिस्टेक तो हुआ है। जे क्रॉस आई कितना होगा, -4 के कैप होगा ना, तो -+3 के कैप। हाँ, अब समझ में आया। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग हमको एक ही बताओ, मैं ए क्रॉस बी बता दिया, तुम लोग बी क्रॉस ए बताओ कितना होगा। पांच गिनूंगा, मुझे बताओ जल्दी से, क्योंकि 5 के अंदर से ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं। 1, 2, 3, 4, 5। अरे यार, तुम लोग को मैं बताया था ना, ए क्रॉस बी इजिकल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो बस बी क्रॉस ए में इसमें माइनस लगा दो, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, -5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। हो गया, बात खत्म। माइनस साइन आ गया, खत्म हो गया बात। समझ आया? ये हाँ हाँ छोटा भैया। छोटा भैया। छोटा छोटा चीज भूल जाएंगे ना तो दिक्कत होगा, इसलिए ऐसे नहीं करना है। ओके, तो ये तो तुम लोग का खत्म हो गया, फिर फैक्टर चैप्टर यहीं पे। फैक्टर में बस इतना ही है। अब मैं होमवर्क दे देता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग होमवर्क लिख लो। 1 मिनट। एक्सरसाइज 1,
एक्सरसाइज 1 जो है ना उसमें वेक्टर कर लगाओ, पूरा वेक्टर कर लेना, उसमें मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा। आई थिंक कि पूरा होने लायक तो है। तो पहला 40 क्वेश्चन करके आ जाओ बस। वेक्टर जितना है ना, डिफिनेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक करके आ जाओ, 1 से 40 तक। ठीक है। सी कौन सा है? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11, उसमें क्वेश्चन 1 से 40 तक करके आना है। ठीक है। हाँ भाई। ठीक है। एक पॉइंट अब लिखो। अरे क्लास छुट्टी नहीं हो गया अभी। चलो, डायरेक्शन तुम लोग को पता है? डायरेक्शन जैसे अगर मैं पूछूं तुम लोगों से कि कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, तो ये सब पता है? क्योंकि अभी आगे चल के बहुत काम आने वाला है इसका। ऊपर को क्या बोलते हैं? North. नॉर्थ। ठीक है। और नीचे को? Hmm. नीचे को क्या बोलेंगे? South. South. ये East. और ये? West. अच्छा। अच्छा, क्या कोई ऐसा है तुम लोग में जिसको कंफ्यूजन होता है कि ईस्ट वेस्ट किधर है? अरे कोई तो होगा ही। कोई नहीं है? हाँ भैया, होता है थोड़ा थोड़ा। होता है ना। मैप इंडिया का देखे है ना, मैप जो होता है इंडिया का, उसको मैं थोड़ा सा जहाँ करके देखता वेस्ट हूँ। बंगाल रहता है वहां पे ईस्ट। हाँ बस, इससे भी याद कर सकते हैं। अगर हमको देखना है इंडिया का मैप वाला चीज, तो हम ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है ना, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। अब सही बना। Wait a minute। जहाँ पे हम लोग का ये बना ना, ईस्ट, जहाँ वेस्ट बंगाल है तो वहाँ ईस्ट मान लो। ये वेस्ट बंगाल, देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ है, सॉरी। तो बस, वेस्ट इधर है तो ईस्ट इधर है, और ईस्ट इधर है तो वेस्ट उधर है, ऐसा कुछ ज्योमेट्री है इंडिया का। जिस तरफ वेस्ट उस तरफ ईस्ट, जिस तरफ ईस्ट उस तरफ वेस्ट। तो ईस्ट जिधर वेस्ट बंगाल है उधर ईस्ट। बस ऐसे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा तो ठीक। नॉर्थ साउथ में नहीं होता है, बस ईस्ट वेस्ट में ही होता है। हाँ वो तो सबको, मेरे को भी यही होता है, इसलिए मैंने भी ऐसे ही याद किया है। जिस तरफ वेस्ट बंगाल है ना उस तरफ ईस्ट, जिस तरफ वेस्ट बंगाल है उस तरफ ईस्ट। और तो अलग, तो अगर ईस्ट पता चल गया तो वेस्ट तो पता चल ही जाएगा फिर। चलो ठीक है। एक मिनट। मैं अब थोड़ा सा कुछ और, एक तो ये डायरेक्शंस हैं तुम लोगों को पता, ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट तो पता ही है। तो ये वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला रीजन में कोई आएगा। अगर तुमसे कल कोई बोलता है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एक ये बोलता है कोई, और कोई बोलता है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस दोनों में पता है अंतर क्या है? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जब कोई बोलता है ना 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाओ। ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाओ, यानी कि ये। कभी कोई बोलेगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि 60 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाओ। इसका मतलब कि ये एंगल ऑफ 60 डिग्री हो गया। तो पहले जो बोले ना उस तरफ जाना है, और जिससे बोले वो बाद में बोलता है। कल को अगर तुमसे कोई बोले 60 डिग्री ईस्ट ऑफ, अगर कल को तुमसे कोई बोले 60 डिग्री ईस्ट ऑफ वेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ अगर मान लो बोल दे, तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ जाओ। इसका मतलब दिस एंगल।
तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब यही हुआ कि 60 डिग्री बनाना है, लेकिन किससे बनाना है? ईस्ट से बनाना है। और ईस्ट बोलता हूँ, साउथ से बनाना है। जो बाद में लिखा होगा ना, जो बाद में एंगल उससे बनेगा, ये ध्यान रखना। समझ में आया? हाँ भैया। 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। एनोनेशन ऑन कर लो अपना, जो भी एनोनेशन ऑन करना चाहता है अपना एनोनेशन ऑन कर लो। और हमको ये बताओ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है, बनाओ इस फिगर पे बनाओ। 50 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट को मैं किसी को बोलता हूँ, वही बनाएगा। दिव्यांगी, ये तो कुछ बोलती नहीं है तो इसी को बनाने बोलेंगे। एनोनेशन ऑन है ना सबका? ये एक बार ये कंफर्म कर दो। हाँ भैया। ठीक है, तो बनाओ। मैं जो बना रखा हूँ ना ये फिगर, इस फिगर में ये बताओ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट कौन सा है? लेफ्ट साइड। बनाओ बनाओ, एनोनेशन ऑन है ना तुम्हारा, हमारा एनोनेशन ऑन है, इसका यूज करो। चलो तुमको लगता है मैं ही बना देता हूँ फिर। लो, दिस इज 15 डिग्री साउथ ऑफ, अच्छा 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है ना, तो कौन सा एंगल इसमें 15 डिग्री होगा फिर? आर्यन। बहुत अच्छा, यही है 15 डिग्री। इतना ना मोटा यूज किया है तुम। चलो बहुत अच्छा, ये हो गया एंगल का। अब दो पॉइंट है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना तुम लोग, हो सकता है कहीं यूज दे आ जाए। वो क्या है कि अगर सम मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन इक्वल कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब समझते हैं? कोप्लेनर मतलब क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब क्या होता है? वैसे वेक्टर्स जो एक प्लेन में लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स which lies in same plane is are known as, क्योंकि एक वेक्टर तो होगा नहीं, दो तीन वेक्टर मान लो दे रखा है, known as कोप्लेनर वेक्टर। अगर कोप्लेनर वेक्टर्स उन वेक्टर्स को कहते हैं जो एक प्लेन में लाई करते हैं। तो मिनिमम, अभी सिर्फ इन पॉइंट्स को ना लिख लेना, कुछ दिनों के बाद जब मैं वेक्टर्स कुछ कुछ पढ़ा दूंगा ना, आगे के फिजिक्स कुछ कुछ बता दूंगा, फिर मुझे ये पॉइंट याद दिला देना कोई कि भैया ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन अभी लिख लो इसको। नॉन इक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स फॉर द रिजल्टेंट टू बी जीरो। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स for the resultant to be zero is force। बस ये दो पॉइंट है जो अंतिम में आएंगे।
वेक्टर तो खत्म हो गया। किसी को कुछ पूछना है वेक्टर में, कोई ऐसा चीज जो लगता हो भैया ये बता दीजिए कुछ, तो बोलो कुछ भैया आप वेक्टर। टॉर्क के बारे में बताने वाले थे। टॉर्क के बारे में, अच्छा टॉर्क टॉर्क टॉर्क, ठीक है। कभी बोतल का ढक्कन खोला है तुम लोगों ने ना, मतलब बोतल का ढक्कन तो खोलते ही होगे। तो बोतल का ढक्कन खोलते समय तुम लोग क्या करते हो बेसिकली? ढक्कन को गोल घुमाने के लिए क्या करते हो, मतलब एक रुक जाओ मेरे कैमरा ऑन करने दो। जैसे मान लो कि ये पेन है ना और मुझे इसे खोलना है, ठीक है। अब अगर मुझे इसे खोलना है तो मुझे इसे घुमाना पड़ेगा इसको। ये घुमाते समय क्या हो रहा है बेसिकली, हो क्या रहा है? जैसे देखो ये मेरे पास पेन है, ठीक है, एक समय के लिए सोचते हैं। अगर मैं इस पेन को, मैं एक मिनट रुक जाओ जमीन पे रख के मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। जैसे अगर मैं इस पेन को वो जमीन पे रख देना इसको, ठीक है, और अपने पेन को यहाँ ऐसे कर स्ट्राइक करो ऐसे करके, तो ये पेन घूमने लगेगा ना, इस टाइप से घूमने लगेगा ये पेन। तो इस टाइप से जो इसके पास घूमने का जो नेचर आया, जो स्टेट इसके पास घूमने का आया, वो घूमने का कारण कहाँ से पैदा हुआ? तो दरअसल जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क, वो ये डिसाइड करता है कि कोई बॉडी का रोटेशन होगा कि नहीं होगा। जैसे हम किसी आदमी को जब फोर्स लगाते हैं, ढकेलते हैं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि वो आदमी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन जब किसी भी चीज पे टॉर्क लगता है तो वो डिसाइड करता है कि वो बॉडी रोटेट करेगा। तो कोई बॉडी का कितना रोटेशन होगा, दरअसल वो डिपेंड करता है कि उस पर टॉर्क कितना है। कोई बॉडी कितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, वो डिपेंड करेगा उस पर फोर्स कितना है। कोई बॉडी के पास कितना रोटेशन वाला एक्टिविटी है, वो डिपेंड करता है टॉर्क पे। जैसे मान लो दरवाजा है, तुम्हारे घर का दरवाजा है, गेट है, तुमको अगर उसको खोलना है तो तुम सोचो दरवाजा कैसे, एक मिनट रुको मैं समझाता हूँ दरवाजा वाला पॉइंट क्या है। दरअसल अगर दरवाजा है, मेरे सबके घर में तो दरवाजा होता ही है आई थिंक। एक मिनट रुको, फंस गया यहाँ पे। देखो जैसे मानो कि मेरा दरवाजा है, ठीक है। अगर तुम दरवाजा में यहाँ पे फोर्स लगाओ खोलने के लिए, तो क्या लगता है दरवाजा खुलेगा क्या? ये हिंज वाला पार्ट है, यहाँ से हिंज्ड है ये। नहीं। फिर थोड़ा सा और दूर जाते हैं, फिर और दूर जाते हैं, धीरे 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 दूर जाते हैं। तो तुम बताओ यहाँ पे, मैं ये देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यहाँ एकदम नहीं खुलेगा, खुल तो यहाँ भी सकता है। लेकिन तुम बताओ तुम्हें फोर्स यहाँ ज्यादा लगाना पड़ेगा कि यहाँ ज्यादा लगाना पड़ेगा? ए पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि बी पॉइंट ज्यादा फोर्स लगाना ए। पड़ेगा खोलने के लिए? ए पे ना। वो इसलिए होता है कि जो तुम्हारा टॉर्क है ना, वो दरअसल होता है कि जिस पॉइंट से हिंज है उससे एफ क्रॉस, सॉरी, आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। दरअसल जो टॉर्क होता है वो आर क्रॉस एफ, यानी यहाँ से डिस्टेंस को आर बोल रहे हैं, आर वेक्टर, और जो तुम फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हो ना उसको एफ बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क ये डिसाइड करता है कि कोई बॉडी के अंदर कितना रोटेशनल स्टेट आएगा, रोटेशनल प्रॉपर्टी कितना आएगा। अब जब जिस समय हम लोग गेट खोलते हैं, बेसिकली उस समय हम लोग दरवाजा को रोटेट ही तो कर रहे होते हैं ना, रोटेट ही कर रहे होते हैं। तो रोटेट करने के समय जितना दूर, जितना बड़ा आर होगा, जितना बड़ा आर होगा टॉर्क उतना बड़ा होगा। यानी जितना दूर तुम फोर्स लगाओगे ना, उतना ज्यादा टॉर्क उसके अंदर रोटेशन वाला प्रॉपर्टी आएगा। तो टॉर्क क्या बताता है? रोटेशनल मेजर, रोटेशन मोशन का एक मेजर है टॉर्क, एक तरीका से रोटेशनल मोशन का एक मेजर है। अब रोटेशनल मोशन क्या है नहीं है वो बात की बात है। बस टॉर्क यही है कि किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए तुमको टॉर्क लगाना पड़ेगा उस पर। विदाउट टॉर्क वो बॉडी रोटेट नहीं कर सकता। एक फोर्स बॉडी को रोटेट तब कर सकता है जब वो एक टॉर्क, बेसिकली एक फोर्स ही है जो टॉर्क क्रिएट कर रहा है। घूमने का जो प्रॉपर्टी है वो कौन क्रिएट कर रहा है? एक फोर्स ही कर रहा है। लेकिन वो तब कर पा रहा है जब उसको कुछ हिंज, जिस पॉइंट से हिंज है ना बॉडी, उससे कुछ दूरी पे फोर्स लगाओ। तुम अगर हिंज पे फोर्स लगाओगे तो वो कुछ नहीं होगा, तो तुमको हिंज से कुछ दूरी पे लगाना पड़ेगा फोर्स। वैसे भी टॉर्क हम बहुत अच्छा से समझा नहीं पाएंगे, इसका कारण ये है कि तुम लोग इस लेवल पे अभी का टॉर्क वर्क समझने लगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ एलएनएम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कुछ मोमेंटम मोमेंटम जान लेते हैं, फिर ज्यादा अच्छा से टॉर्क समझ में आएगा। ठीक है, वैसे टॉर्क इस लेवल पे इतना ही समझना था, इससे ज्यादा कुछ। अगला चैप्टर जो है तुम लोगों का वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब अगला टॉपिक जो है, चैप्टर नहीं, अगला टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। हो सकता है शायद वो तुमको विशाल सर ही पढ़ाए या फिर कोई और टीचर पढ़ाए,
ऐसे हम देखते हैं, अगर हम पढ़ाएंगे तो ठीक है। एक मिनट रुक जाओ।